क्या हाल चाल है मेरे प्रिय साथियों। दोस्तों, मैं संदीप और आज आपके लिए लेके आए हैं राज व्यवस्था का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि हमने रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपका सपोर्ट और जो प्यार मिल रहा है वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे राज व्यवस्था का एक अच्छा टॉपिक और नया टॉपिक और पूरे ऊर्जा और जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपका बाहर इससे कोई ना आए। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखते होंगे कि जो हमारा राज व्यवस्था है जहां से शुरुआत होता है वहीं से हम लेकर के डिक्टो डिक्टो प्रश्न जो आपके पेपर में छपे ही होते हैं और बड़ा कंफ्यूजन होता है ये वाला टॉपिक, इसको हम क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्त, हमारा भारत की राज व्यवस्था का शुरुआत होता है जैसे आपके जो अभी सर पे एग्जाम है वो अधिकतर है आपका, जैसे एनटीपीसी का है और जो हाई कोर्ट का न्यू वैकेंसी निकला उसका भी है और बहुत से यूपी होमगार्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपीएसआई के लिए टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, और यूपी पीसीएस प्री के लिए भी देख रहे हैं सब लोग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पीसीएस प्री के लिए, आरओ के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, आप अगर मॉक टेस्ट ही देते होंगे और अदर कोई चीज आप बुक में भी पढ़ते होंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा एकदम राज व्यवस्था का जो निचोड़ हो, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लेके चलेंगे दोस्तों। देखिएगा, जब हमें क्या है राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो हम इसको दो चरण में विभाजित करते हैं। ठीक है, एकदम डायरेक्ट उसी पे नहीं आएंगे, पहले हम देखते हैं कैसे कैसे हमें पढ़ना है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। जब देखिएगा 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, सोचा कि अब धीरे धीरे क्या है हम पूरे प्रभुत्व यानी भारत पे पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें। तो ऐसा अंग्रेजों का विचार था मेरे प्रिय साथियों, और विचार इस कदर था कि उन्होंने जान गए थे कि भारतीय राजाओं को और जो यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति थे और पहले से जो सवर्ण जाति के थे, उच्च जाति के जमींदार उम्मीदवार थे, उनको बेवकूफ बनाना कितना आसान हो गया था। तो इसके तहत उन्होंने क्या, आपने सुना भी होगा कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, यानी एक दूसरे को आपस में लड़ा करके, आपस का संबंध खराब करके वह वहां पे क्या करते थे, वहां का वो राज्य हथिया लेते थे। तो ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, और मैं आपको बता भी रहा हूं तो ये जान लीजिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर साथियों जैसे कि अंग्रेज जब अपना धीरे धीरे उड़ीसा, बंगाल और बिहार पे जब अपना अधिकार जमा लिया तो वहीं से ही शुरुआत होती है कैसे कैसे शासन किया जाए, किस कौन कौन से एक्ट लाया जाए। तो इसमें बहुत सारे एक्ट आए, अधिनियम भी आए, तो उसी को हम बारी बारी क्रम से देखते चलेंगे। ये यहाँ से भारतीय राज व्यवस्था का एकदम बेसिक सा स्टार्ट है। तो पहले आपका जब हमारा तीन जो आपका उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा और बिहार ये और एक आपका बंगाल, इन तीनों पे का विजय करने के बाद, इन तीनों क्षेत्रों पे विजय करने के बाद अंग्रेज ने शासन प्रशासन करने की एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय में एक्ट और अधिनियम पारित करने लगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो टाइम पीरियड है 1757 के बाद, ठीक है, तो वहां से 1773 लेते हैं, 1773 से लेकर के आपका 1858 तक देखेंगे, एक चरण में देखेंगे। ठीक है, यहां तक देखेंगे और 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 यानी आजादी तक देखेंगे। ये दो चरण में देखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कंपनी का शासन कहते हैं, कंपनी का शासन इसको कह सकते हैं आप, और इसको क्या कह सकते हैं, सम्राट का शासन कह सकते हैं। ठीक है, यानी अंग्रेजों का शासन, दोनों पे शासन इन्हीं का था। लेकिन यहाँ पे 1773 से लेकर के 1858 तक जो था वो कंपनी का शासन था, और 1858 से लेकर के 1947 तक वो अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, शासन जबकि दोनों पे उन्हीं का था, यानी ये इतना शासन जो इतना लंबा पीरियड टाइम टेबल है वो भारत पे ही शासन था, ये अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, लेकिन ये भी उनके तहत दो चरणों में बांटा गया था। तो आपको यहां समझ में आया। तो यहां से जब समझ में आया आपको 1773 का, तो यहाँ पे एक एक्ट आया, ठीक है, जो हम लोग आप लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है,
ये एक्ट क्या है, ये तरह तरह के कंपनी के शासन और प्रशासन में बदलाव करने के लिए लाया जाता था, ठीक है। और ये कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, वो शायद 20-20 वर्षों के बाद आया, ठीक है। ये एक्ट पारित हुए और एक्ट पारित क्या हुए, वो किसी न किसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, किसी न किसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या किए, वो इसमें पारित हुआ। कट तो है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक एक एक्ट को, बहुत बारीकी तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार हमारा कैसे है। देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम एकदम मजबूती के साथ पकड़ कर लेके चलेंगे, ठीक। देखिएगा, इसमें यह कहा गया कि जो संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर यही था। जो हमारे संविधान, जो संविधान यहाँ जैसे आपको संविधान हम राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो संविधान इसमें मेन है, तो जो संविधान का यहाँ से जो संविधान का पता चलता है तो पहला मील का पत्थर यही था, यानी यहीं से आपका क्या होता है, संविधान की शुरुआत होती है कि हम वास्तव में यहाँ पे अब क्या चलेगा, यहाँ का शासन के एक नियम चलेगा और वह नियम आपका लिखित रूप रहेगा। जैसे वहां के जो सम्राट हैं, शासक हैं, जैसे नियम बनाएंगे लोगों की सहमति से, उसी नियम अनुसार चलेगा, ठीक है भाई, यही तो संविधान है। कहते हैं संविधान में क्या है, लिखा गया है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, वो संविधान के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, कहीं जनसभा कर सकता है और मन चाहा व्यक्ति से शादी कर सकता है, तो ऐसे उसको संविधान में प्राप्त है, यानी उसको ऐसा मौलिक अधिकार प्राप्त है। और वैसे ही तो वहां से जो ये नियम के द्वारा वहां से चलता है नियम, यानी जैसे मैं कह दूं भारत एक संविधान देश है, संवैधानिक देश है तो है, क्योंकि यहाँ पे लिखित संविधान है और उसी हिसाब से चलता है। तो वैसे जो यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि ये क्या है, संविधान का पहला मील का पत्थर यही है, यानी यहाँ नियम कानून बनाने का सबसे पहला साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है हमारे संविधान का, ठीक। तो ये हमारा पहला पॉइंट इसका हो गया जो हमें समझना था, इसको समझें। फिर कह रहा कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी थी, तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण था, हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इसमें कहा गया कि जो कंपनी का शासन है, जो कंपनी का शासन है और उस पर किसका नियंत्रण हो गया, पहले ऐसे था जैसे मैनेजर, डायरेक्टर ऐसे होता था, फिर उसके नीचे और डायरेक्टर, लेकिन क्या है असिस्टेंट, जैसे आज की कंपनी में होता ना कि चलिए मैनेजर साहब आ रहे हैं, उसके सीईओ आ रहे हैं, फिर असिस्टेंट आ रहे हैं, तो ऐसे से था ना। लेकिन अब क्या हो गया, और बदलाव करना है तो मैनेजर साहब करते हैं, सीईओ साहब करते हैं, ऐसा बदलाव करते हैं कंपनियों में। लेकिन क्या है, अगर कंपनी के संसदीय नियंत्रण का बात किया जाए, संसदीय मतलब केंद्र सरकार वहां काम करेगा, यानी अगर कंपनी यहां है तो सीधे नियंत्रण कहां से होगा, ब्रिटेन होगा, ठीक। यानी अब ब्रिटेन के हाथों में इसके चला गया। अब देखिएगा, कह रहा है ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा दोस्त, कि इस एक्ट के समय, क्या इस एक्ट के समय जो थे आपके ब्रिटेन के पीएम वो कौन थे, जिसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। इस एक्ट के जब आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, तो वहां के सीएम को पीएम कौन थे, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे दोस्तों, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय के पीएम आपके कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, क्योंकि ये बहुत बार आपके क्वेश्चन डिक्टो यहां से पूछे जाते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा इसके तहत जो इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में, ठीक है, उतना समय कलकत्ता था लेकिन यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कोलकाता, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और यहां देखिए एक्ट कब आया, 1773 में आया, लेकिन ये इसी एक्ट के अनुसार बना। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है वो किसमें कहा गया है, 1773 में कहा गया है, लेकिन स्थापना कब होती है, 1774 में, यानी एक साल बाद। इस एक्ट के आने के एक साल बाद क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन जब ये एक्ट आया था उसी में कह दिया गया था कि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, वो भी कोलकाता में, ठीक है, क्योंकि कोलकाता उस समय क्या था, केंद्र में था, ठीक है, उस समय केंद्र बिंदु था, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज ने वहीं पे प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बनाई थी। अब देखिएगा, अब आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कहते हैं कोई भी, आप मान लीजिए कि कहते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा नौकरी करने
तो मुझे पहले क्या होना, सेटलमेंट होना पड़ेगा। सेटलमेंट मतलब अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी और वहां पे रहना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेटलमेंट कहते हैं। तो ये भी सेटलमेंट ही है, ये भी क्या है, सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब इसमें कुछ गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए भी आया ये। इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो हमारा क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया। किसकी कमियों को, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया दोस्तों। ये जो आपका 1781 का सेटलमेंट करने के लिए आया कि अरे कि अब क्या करना है, कोई मान लीजिए कोई आया है और उसको क्या करें, सेटलमेंट कर दें, तो वो सेटलमेंट करने के लिए आया। कह रहा इसे डिक्लेटरी, क्या, इसे डिक्लेटरी या अमेंडिंग एक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या क्या कहते हैं, इसे आपका डिक्लेटरी या आपका और अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आप बहुत कम किताबों में पाएंगे और बहुत कम ही जगहों में मिलेगा ये अमेंडिंग एक्ट। तो इसको याद रखिएगा, सेटलमेंट एक्ट को क्या कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं दोस्तों। और डिक्लेटरी, यानी डिक्लेटरी मतलब क्लियर करना, ठीक नहीं, डिक्लेटरी मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी जो चीज विवादों में रहा हो, तो उसको डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब कि उसको सुलझा लेना, मामले को कहते डिक्लेयर करो ना। अब देखते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी वो अलग अलग होगी, ठीक। कार्यपालिका मतलब अगर आप कोई भी कार्य करने चाहते हैं कंपनी के अंदर, तो वो कार्यपालिका का अलग डिपार्टमेंट होगा, और जो कोई चीज न्याय संबंधित होगी वो न्यायपालिका का अलग डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे ये बात कह दिया गया था, जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यही कहा गया था, ठीक है, कि कार्यपालिका का डिपार्टमेंट अलग होगा और न्यायपालिका का डिपार्टमेंट अलग होगा। ये हमारे द्वारा, ये उनके द्वारा कह दिया गया था, ठीक है, हमारे द्वारा अब कहा गया, कहे मतलब कहा जाने लगा, ठीक है। 1784 का आपका आता है, अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्या था, जब ये एक्ट आया तो वहां के जो ब्रिटेन के पीएम थे वो विलियम पिट्स थे। कौन थे, विलियम पिट्स, जो वहां के क्या थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। वो इस समय आया, इसलिए उनके नाम से ये क्या कहा गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी ये उनके नाम का एक्ट था, ठीक है। अब इस एक्ट में देखते हैं क्या क्या है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का आरंभ होता है मेरे प्रिय साथियों। जैसे क्या है दोहरा शासन, जो होता है कि जैसे हमने कहा कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहाँ पे आपका डिक्लेयर यहाँ पे हमने स्पष्ट शब्दों में आपको कह दिया है कि यहाँ पे दो होंगे, जो कार्यपालिका होगा और न्यायपालिका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दोहरे शासन की आरंभ हो गई थी। तो दोहरे शासन कौन कौन से था, जो पहला शासन था वो कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिएगा मेरे कहने का मतलब यही दोस्त कि जो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जो भी यहाँ बता रहा हूं वो अपने आप पूरा कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं कि देखते हैं तो कुछ छोड़ देते हैं वीडियो। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जब आप सपोर्ट करेंगे मेरा, मैं जान रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, और थोड़ा और जो लगाइए कि अपने थोड़ा जो भाई बहन और बंधु हैं उनसे थोड़ा संपर्क करके थोड़ा इसको आगे बढ़ाने का कार्य करिए, ठीक है। और जब जितना आप आगे बढ़ाएंगे मैं उतनी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, ठीक है। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगता है, ज्ञान मिलता है यहाँ पे, कुछ आपका वो होता है कि हमें यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप हर जगह शेयर करिएगा। क्योंकि क्या है, जब आप शेयर करेंगे तो उससे हमारा कुछ थोड़ा मन क्या होगा, प्रफुल्लित होगा, और हमें कुछ मोटिवेशन की आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर आपका यहाँ पे कुछ और हमारे करने की क्या होती, इच्छा जाहिर होगी, ठीक। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या हुआ, दोहरे शासन का आरंभ हुआ। और दोहरा शासन क्या हुआ, पहले आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हुआ था, ये व्यापारिक मामलों के लिए था। कैसे था, ये व्यापारिक मामलों के लिए था, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर इसकी बात कहीं की जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, दोहरे शासन में जो पहला जो शासन था वो किसका था, तो आप कहोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शासन था। और उसके वो किस मामलों के लिए प्रसिद्ध था, तो वो व्यापारिक मामलों के लिए जाना जाता था, ठीक है। और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी जो कंट्रोल करता था कौन से, राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक। ये दोनों मामले हो गए।
और इसमें यह भी कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह भी कहा गया कि जो अब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार होगा। ठीक है, पहले कंपनी क्या था, कंपनी के जो भी संपत्ति थे उस पर कंपनी का ही अधिकार था, लेकिन अब कौन सा अधिकार हो गया, अब ब्रिटिश अधिकार हो गया। यानी अब जहां के पीएम जोन, जैसे मैंने कहा कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, वो वहां के जो पिट्स हैं, वो वहां के विलियम पिट्स जिसका नाम है, वो वहां के पीएम थे। तो बताइए यहाँ पे किसका अधिकार हो गया कंपनी पे, तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी जो आए थे पिट्स से, विलियम पिट्स, उन्हीं का अधिकार यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिर्फ संपत्ति पर अधिकार हुआ था। और ये जो डायरेक्टर जो बनाए गए थे, मतलब जो बोर्ड बनाए गए थे, वो बहुत अच्छे बनाए गए थे। और ये भी आपके संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक काम है आपका, जैसे एक ऑफिस है, एक ही ऑफिस में आपका राजनीतिक मामले और अन्य मामले, जितना एक ही ऑफिस में सब कुछ काम होता हो, एक ही ऑफिस में सब कुछ काम होता हो, तो ऑफिस वालों के लिए भी दिक्कत होगा और आपके लिए भी दिक्कत होगा। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए आपका बैंक से ही आपका राशन मिले, बैंक से ही आपका सब कुछ तेल मिले, खाद्य पदार्थ मिले, और सब कुछ जो चीजें हैं, पैसा और रुपया जो भी और अन्य सामान सब एक ही जगह मिले, तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो और कर्मचारियों की दिक्कत ना हो, इसीलिए सिर्फ बैंक में पैसा जमा होता है। ठीक है, और अन्य जैसे सब कुछ चीजें बनाते हैं, आप आय निवास जाति वो सब अलग जगह बनता है। तो वैसे ही डिपार्टमेंट अलग कर दिया, तो उसके लिए क्या हो गई, सुविधा हो गई। यानी अब ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा, ज्यादा किसी कर्मचारी पे लोड नहीं रहेगा। अगर वैसे यहाँ पे लोड रहता था कि जो दो मामले हैं एक ही जगह जाते हों, यानी दो मामला एक व्यक्ति सुलझाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, अब अगर अलग अलग हो गया तो जल्दी हो जाएगा, उसके लिए भी सही, इसके लिए भी सही। तो यानी इसमें और कहा गया कि जो अब कंपनी का संपत्ति है उस पर अब ब्रिटिश अधिकार होगा, ब्रिटेन का अधिकार होगा। ठीक, ये इसमें कहा गया। अब देखते हैं कि हमारा आता है दोस्त 1786 का अधिनियम। क्या आता है, 1786 का अधिनियम। इससे पहले, बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और वो लोग को शेयर करिए जिन्हें इनकी जरूरत है, और पढ़ने वाले हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मेरे जो प्रिय साथी बंधु हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, आपके पास। दोस्तों अब देखते हैं अपने टॉपिक पे कि जो 1786 का अधिनियम आया था, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है दोस्त, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत है। कोई भी चीज देखिएगा और सेटलमेंट एक्ट भी छोड़ देते हैं। मैं इसमें आपका सब मेंशन करा हूं, और अब क्लासें इसी प्रकार चलेंगी। जैसे मैं आपको लिख के ये नहीं पढ़ा सकता कि मान लीजिए ऐसे लिखता चलूं, क्योंकि उसके लिए टाइम लग जाता है, और जान ही रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा हमारा वो नहीं है कि हम अलग से लिख के बताएं और फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट हो। ठीक है, आज तो वैसे त्योहार का सीजन चल रहा है, तब आपका वीडियो बन रहा है तब भी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है वीडियो बनाने में। ठीक, तो हम देखते हैं अपने टॉपिक पे 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में यह कहा गया था कि जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, उनको क्या किया, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल, कौन से दो पद, जो कमांडर इन चीफ का, एक मिनट पहले देख लेते हैं एक का, देखते हैं जो गवर्नर जनरल है तथा कमांडर इन चीफ। ठीक, यानी ये कमांडर का मालिक, चीफ का मतलब मालिक ही। ठीक, और जो बड़ा होता है। तो जो 1786 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत, यहां पे सीधे लिखा गया, इस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के तौर पर कार्य करने की अनुमति दी। यानी जो 1786 अधिनियम था, वो कॉर्नवालिस को मतलब कि यह अधिनियम ऐसे ही आया कि जो कॉर्नवालिस था अंग्रेज, ठीक है, उसको क्या कमांडर इन चीफ, कमांडर में चीफ की नौकरी, मतलब परमिशन दी कि हाँ अब ये काम कर सकता है, और गवर्नर जनरल की भी उसको सौंप दी जिम्मेदारी। तो यहाँ ये अनुमति दी गई इस अधिनियम के तहत, जो 1786 का अधिनियम था। आप इसके तहत पूछा जाता, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ सकता है आपका कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अनुमति दी, के पद पर कार्य करने की अनुमति दी, तो आप 1786 का अधिनियम लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम आपका ट्रेंड पे है, आपके सर पे है, तो आप बहुत बारीकी तरह से, अगर इसका आप नोट्स प्राप्त करते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है, आपको नोट्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसका एक हैंड राइटिंग नोट्स है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक शेयर किया जाएगा। बस अगर किसी को वास्तव में जरूरत है तो ठीक है, बिना कोई पैसे के आप इसको प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अब मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कह रहा हूं फिर कि जो ये कंटेंट है, जबरदस्त कंटेंट है, आपको कहीं ऐसा किसी किताब में नहीं मिलेगा, और अगर किसी किताब में मिलेगा भी तो इतना जबरदस्त नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सभी किताबों में लेंदी दिया होता है और ऐसा दिया होता है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से दिया होता है और जिसको समझना बहुत कठिन होता है। तो आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा और आप इसको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ भी सकते हैं प्रिय साथियों, ठीक है। तो आज के लिए बस मेरे हिसाब से इतना ही था, बाकी हम धीरे धीरे अपना टारगेट पूरा करते चलेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, हम आपके मंजिल तक पहुंचाने का, आपका टारगेट जो है उसको पूरा करने में आपकी मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और मदद क्या, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमारे लिए कुछ करो, ठीक है। तो ये हर व्यक्ति के पास, जितना भी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर व्यक्ति के पास जो आपको शेयर में, जैसे आपको जो पढ़ने लायक है या जो पढ़ता उड़ता हो तो उसके पास जरूर पहुंचाइए वीडियो, और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाइएगा, ठीक है। हर जगह इसको पहुंचाने का आपको मैं जिम्मेदारी देता हूं। और जो पहली बार आए वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दें, ठीक है। आपसे ही अगर आप ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन जरूर मिलता रहेगा दोस्तों। और हम फिर कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने के लिए, ठीक दोस्तों। तो आज के बस लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।